जय श्री कृष्ण दोस्तों, राधे राधे। वर्णमाला को आगे बढ़ाते हुए थोड़ा हम जान लेते हैं एक बार स्वरों के बारे में। वर्णमाला पढ़ेंगे हम। वर्णों की माला या वर्णों का समूह है वर्णमाला। वह व्यवस्था जिसमें स्वर तथा व्यंजन ध्वनियों का क्रमबद्ध विवेचन किया गया है। यानी कोई भी स्वर या व्यंजन दोनों ही एक प्रकार से ध्वनि है और उनका क्रमबद्ध विवेचन किया गया है, उसे वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला के अनुसार वर्णों के दो रूप हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर वे ध्वनियाँ जिनका उच्चारण करते समय मुख विवर यानी गुफा, यानी हमारा जो मुखमंडल है उसे मुख विवर या मुख गुफा से बिना अवरोध के, बिना संघर्ष के, बिना घर्षण के स्वतंत्र रूप से अबाध गति से बाहर निकलती हो, वे ध्वनियाँ स्वर कहलाती है। एक बार वापस देख लीजिए, या सिंपल तरीके से कहा जाए तो वे ध्वनियाँ जो बिना किसी बाधा के हमारे मुखमंडल से बाहर आती हो, वे स्वर कहलाती है। और स्वरों की संख्या 11 है और मात्राएं 10 होती है। एक मात्रा जो नहीं है वह कौन सी नहीं है? कई बार प्रश्न आ जाता है कि स्वर की कौन सी मात्रा नहीं है, तो अ स्वर की कोई मात्रा नहीं है। नीचे देख लीजिए एक बार, ये ऊपर तो ये स्वर है और नीचे ये मात्राएं हैं, तो अ की कोई मात्रा नहीं है। तो स्वर होते हैं 11 और मात्राएं होती हैं 10। स्वरों का वर्गीकरण 6 प्रकार से स्वरों का वर्गीकरण होता है। अब वो किस किस प्रकार से होता है? उच्चारण काल के आधार पर 3 प्रकार से। जी हाँ, उच्चारण काल के आधार पर 3 प्रकार से वो होता है। ऋस्व स्वर, दीर्घ स्वर और पलुत स्वर। ऋस्व को ही लघु कहा जाता है, दीर्घ को गुरु कहा जाता है और पलुत जो कि अभी यूज़ में ही नहीं लिया जाता है। तो 2 ही प्रकार के स्वर काम में लिए जाते हैं उच्चारण काल के आधार पर, लघु और गुरु। वो आगे की वीडियो में बता चुकी हूँ मैं। उत्पत्ति के आधार पर कि उत्पत्ति कैसे होती है, स्वरों की उत्पत्ति कैसे होती है। उत्पत्ति के आधार पर 2 प्रकार के स्वर होते हैं, मूल स्वर और संधि स्वर। ये भी मैं वीडियो में बता चुकी हूँ। तीसरे हैं होठों की आकृति के आधार पर। होठों की आकृति के आधार पर 2 प्रकार से होते हैं, अवृत्ताकार और वृत्ताकार। ठीक है। और फिर है जीवा प्रयत्न के आधार पर, यानी जीवा किस प्रकार प्रयत्न करती है, तो ये 4 प्रकार से होते हैं। भोलानाथ तिवारी के अनुसार, डॉक्टर भोलानाथ तिवारी के अनुसार होठों की आकृति के आधार पर, जीवा प्रयत्न के आधार पर 4 प्रकार के स्वर हैं, जैसे विवृत, संवृत, अर्धविवृत और अर्धसंवृत। वह भी इसका पूरी की पूरी डिस्क्रिप्शन आगे की वीडियो में है। फिर है जीवा के उच्चारण के आधार पर, जीवा यानी हमारी जो जीभ है उसके उच्चारण के आधार पर 3 प्रकार से, अग्र, मध्य और पश्च, आगे का भाग, बीच का भाग और पीछे का भाग। ठीक है। और फिर उच्चारण स्थान के आधार पर 6 प्रकार से। उच्चारण स्थान कि हमारे जो स्वर है कहाँ कहाँ से किस प्रकार बोले जाते हैं, तो 6 प्रकार से हैं। जैसे औष्ठ, जैसे कंठ है, तालु, मूर्धा। ठीक है। और औष्ठ जैसे कंठ है, तालव्य, मूर्धन्य, औष्ठ, कंठ तालव्य, कंठौष्ठ। इस प्रकार से ये स्वरों का उच्चारण, ये वर्गीकरण करके मैंने इस प्रकार से बता दिए आपको। और अब ये एक पेज छूट गया था, और नेक्स्ट उच्चारण के आधार पर पहला ही है, 3 भेद किए गए हैं, ऋस्व स्वर, दीर्घ स्वर और पलुत स्वर। ठीक है। एक दूसरे वीडियो में मैंने इसको डाल दिया है, फिर भी एक बार आप सरसरी तौर पर इसको देख लेना। ये देख लीजिए। ऋस्व स्वर के बारे में आयुरी शॉर्ट ट्रिक बता के किया गया, जिनके उच्चारण काल में समय कम लगता हो। दीर्घ स्वर है जिनके उच्चारण काल में लघु स्वरों से ज़्यादा समय लगता हो। जो 4 स्वर ऋस्व है, अ, ई, उ और री, उसके अलावा आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ और औ, ये सातों के सातों हैं दीर्घ। फिर प्लुत स्वर
जो अभी यूज़ में नहीं रह जाता, और ये संस्कृत का अवग्रह है, इसे संस्कृत का स्वर कहा जाता है। जैसे राम, ये एस की ध्वनि में जो लिखा हुआ है, और ओम, जितना लंबा हम साउंड खींचते हैं उसे प्लुत बोला जाता है, जो संस्कृत में यूज़ में लिया जाता है। उत्पत्ति के आधार पर दो प्रकार से मूल स्वर और संधि स्वर। मूल स्वर वही अयूरी, ए, ई, उ और री, ये होते हैं। और संयुक्त स्वर वो वह चारों के वो जो 7 बचे हैं वे सारे के सारे संयुक्त स्वर है। थोड़ा देख लीजिए, आप भी ये वीडियो करवा चुकी हूँ मैं, फिर भी एक बार देख लीजिए। आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ, ठीक है। और अब यह मेन इम्पोर्टेंट बात है, संधि स्वर। संधि स्वर 2 प्रकार के होते हैं, एक सजातीय और एक विजातीय। जो दीर्घ स्वर होते हैं वो तो सजातीय होते हैं, और संयुक्त स्वर होते हैं वो विजातीय होते हैं। अब इनमें से आपको छांटने हैं कि संयुक्त स्वर कौन से होते हैं और सजातीय स्वर कौन से होते हैं। तो जो दीर्घ स्वर हैं, जैसे अ और ऐ से मिलकर आ बनता है, ये सजातीय है, यानी एक ही जाति के। अ, ई और ई मिलकर बड़ी ई बनती है, ठीक है। उ और उ मिलकर बड़ा उ बनता है। तो ये 3 प्रकार के हो गए सजातीय, यानी इनसे मिलकर बनने वाले स्वर दीर्घ स्वर भी बनते हैं। नेक्स्ट देखिए आप, और ये 2 स्वरों के योग से बनते हैं। फिर देखिए आप संयुक्त स्वर। अच्छा, संयुक्त स्वर 2 से भी बन जाते हैं और 3 से भी बन जाते हैं, ठीक है। वे स्वर जिनका निर्माण 2 भिन्न स्वरों के योग से होता हो, ठीक है। यहाँ तो ये दे रखा है, लेकिन मैं आपको ये भी यहाँ अपने एक लाइन ऐड करना चाहूँगी कि संयुक्त स्वर 3 स्वरों से मिलकर भी बनते हैं। जैसे नीचे देखिए, अ प्लस ई मिलकर क्या बनेगा, ए बनेगा, और ए प्लस ए मिलकर आई बनेगा, जो हमारे गुण संधि का रूप है वह बनेगा। और ए प्लस ऊम है तो अलग अलग स्वर, ठीक है, लेकिन इनसे बन रहा ओ, और ए प्लस ओ बनकर औ बना रहा है। तो ये तो हो गए 2 स्वरों के मिलाप से। ये हो गए विजातीय, यानी अलग अलग स्वरों से मिलकर अलग ही रूप बन रहा है। फिर यहाँ देखिए, ये 3 स्वरों से मिलकर संधि स्वरों का निर्माण करते हैं। जैसे अ, ई, ए क्या बनाएंगे, ऐ, और ए, उ, ओ, औ बनाएंगे। तो ये 3 स्वरों के मिलन से बन रहे हैं, ये 3 स्वरों के मिलने से। अब एक क्वेश्चन है कि दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी है, 7, ठीक है। और अगर एक क्वेश्चन ऐसा भी आ जाए कि दीर्घ स्वरों की संख्या 7 है, तो उत्पत्ति के आधार पर दीर्घ स्वर कितने होते हैं। प्रश्न घूम गया ना। उत्पत्ति के आधार पर दीर्घ स्वर होते हैं 3। जी हाँ, ये उत्पत्ति के आधार पर हैं, आ, ई और उ। ये है समझने वाली बात। यहाँ पर सब बोलते हैं हम पढ़ के जाते हैं, लेकिन डेप्थ में जाके पढ़ना पड़ता है। आगे देखिए, यहाँ पे ये मैं दूसरी बार बनाई हूँ। पहले वाला वीडियो थोड़ा क्लियर नहीं हुआ था, उसका पिक्चर थोड़ा छोटा आ रहा था, इसलिए मैं हाथों हाथ दूसरा बना रही हूँ। उसको भी सुन लेना, इसको भी सुन लेना, अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब होठों की आकृति के आधार पर 2 प्रकार के होते हैं। सेकंड नंबर है, ये 3rd नंबर है, होठों की आकृति के आधार पर, ठीक है। तो जिस प्रकार हमारे होठ एकदम वृत्ताकार हो रहा है, वृत्ताकार हो जाते हैं। जैसे पूरा खुलेगा तो गोल घूम जाएगा होठ, आधा खुलेगा तो अवृत्ताकार हो जाएगा। तो 2 प्रकार से होते हैं होठों की आकृति के आधार पर। तो वे स्वर जिनका उच्चारण करते समय होठ फैल जाते हैं अवृत्ताकार स्वर कहलाते हैं। पूरे होठ फैल जाते हैं अपने, जैसे होठ पूरे फैल गए ऐसे, ठीक है, ये हो गए अवृत्ताकार। और एक होठ ऐसे गोल ही रहे बोलते समय, मैंने सिर्फ एक समझाने के लिए बनाया है। तो यहाँ पर देखिए, अवृत्ताकार में होठ गोल नहीं होते हैं, और साउंड कौन से आएंगे, 7 स्वर आएंगे, अ, आ, ई, ऋषि, ए, ऐ। तो बाकी के कौन से गए, यानी एक ही कैटेगरी वाले, ये इस तरह से 3 वाली कैटेगरी के हैं ना, उ और ओ, औ, ये 4 हैं, वो कहाँ आ जाएंगे, वृत्ताकार में आ जाएंगे। बस सिंपल सी बात है, समझने की बात है। ये आगे भी एक सारणी में समझाया गया है। फिर आए चौथे नंबर पर जिह्वा प्रयत्न के आधार पर, हमारी जीभ के प्रयत्न के आधार पर कि किस प्रकार बोले जाते हैं, आगे से कैसे बोले जाएंगे, ठीक है। जैसे विवृत
संवृत, अर्धविवृत और अर्धसंवृत। अर्धविवृत और अर्धसंवृत, इन दोनों में थोड़ा सा फ़र्क है। बाकी देखिए, विवृत में क्या आएगा, पूरा आ आएगा। विवृत में आ आएगा। हमारे जो जीभ है वो पूरा आ बना देती है। जीभ को कहीं कुछ नहीं करना पड़ता, ना तो जीभ कुछ एक्शन करती है ना कुछ और करती है। यहाँ पर 100% आ आएगा। पूरा का पूरा मुँह, जीभ को कुछ भी नहीं करना पड़ा, पूरा मुँह खुल जाएगा। तो यहाँ इसकी परिभाषा भी यही है कि वे स्वर जिनका उच्चारण करते समय मुँह पूरा खुलता हो, 100% पूर्ण रूप से खुला हो, तो कौन सा आएगा, आ। एक ही स्वर है इसमें, आ। फिर अर्धविवृत में, अब विवृत पढ़ लिया तो अर्धविवृत भी पढ़ना है। विवृत में 75% खुलता है, आई है ना, ओ और डॉक्टर वाला आ। एक तो ए, आई, आउ और डॉक्टर वाला आ, ये 4 स्वर आएंगे। ठीक है। अब आगे संवृत। संवृत में कौन से आएंगे, जिनका उच्चारण करते समय मुँह पूरा बंद रहता हो। देखिए, विवृत में तो पूरा मुंह खुला रहता है और संवृत में पूरा बंद रहता है बिल्कुल। ई ऊ 4 आ जाएंगे। ये पूरे के पूरे 4 आ जाएंगे। अब आ गया आपके अर्धविवृत। अर्धविवृत में क्या है, जिनका उच्चारण करते समय मुंह आधा खुला रहता हो, है ना, और आधा बंद रहता हो, यानी 50%। तो वो कौन से स्वर आ जाएंगे, 50%। 50 का मतलब 2 होता है। आधा भाग कर लिया तो स्वर भी तो 2 ही आएंगे, ए और ओ। यानी जो लघु आएंगे ना, जैसे बिना मात्रा वाले, जैसे ए और ओ। ये देखिए, ये ए और ओ क्या आएंगे अर्धविवृत में। अर्धविवृत तो जैसे हम क लिखते हैं तो क की मात्रा ए लगती है, ठीक है ना। अब को लिखते हैं तो एक मात्रा वाले, या तो आप इसको कह सकते हो कि एक मात्रा। याद करना आपको, कैसे भी हो या आपको याद, और मेरा उद्देश्य भी यही है कि आपको पढ़ाते पढ़ाते ही याद हो जाए। तो ये तो हो गए 4 स्वर आपको जीवा प्रयत्न के आधार पर। अब जीवा के उच्चारण स्थान के आधार पर कि हमारी जीभ में आगे, बीच में से, पीछे से कैसे कैसे कौन कौन से स्वर बोले जाते हैं। तो अग्रभाग में अग्र स्वर है, वह हैं जिनका उच्चारण करते समय जीवा अग्रभाग से होता है। जैसे तालव्य, अग्रभाग कौन सा कहलाएगा जीवा का, तालव्य। तालव्य में कौन कौन से आते हैं, ई, बड़ी ई, ए और आई। ये यहाँ पे लिख रखे हैं मैंने, ये देखिए, ठीक है। ये वाले ई, ए, आई, ये हो गए आपके अग्रस्वर। फिर इसी तरह से मध्य में एक आएगा आ। अब आपको मैं वापस से याद दिला दूँ कि विवृत में आ गया, ठीक है, और मध्य में ए आ गया। मध्य में केवल ए आ गया। ये जीभ के आपके प्रयत्न, ये प्रयत्न के आधार पर हैं और ये स्थान के आधार पर है, ये ध्यान रखिए बस आप। और पश्चे के आधार पर 6 होते हैं, पश्च भाग के स्थान पर 6। तो जितने भी सारे बच गए हैं, जैसे कौन कौन से बचे थोड़ा देखेंगे हम। ऊ, दोनों तो ऊ आ गए, दोनों आऊ आ गए, और डॉक्टर वाला आ, 5 आ गए ये, ठीक है। दोनों तो ऊ आ गए और दोनों आऊ आ गए और दोनों आ गए। एक आ और आएगा इसमें, एक तो डॉक्टर वाला आ है और एक आ ये वाला है। हाँ, क्योंकि ये जो आ है ना, ये विवृत में आया है, अभी यहाँ नहीं आया है। मध्य में केवल ये ए आया है। तो ये 6 के 6 आ गए। और ये सारे कौन सी कैटेगरी के हैं, एक ही कैटेगरी के हैं, ठीक है। तो आ और डॉक्टर वाला आ, ऊ और ओ औ, ये हो गए। अब एक और बचा है, उच्चारण के आधार पर 6 प्रकार होते हैं। कंठ है, तालव्य, मूर्धन्य, ओष्ठ्य, कंठोष्ठ्य और कंठ तालव्य, ठीक है। ये 6 के 6 हैं। और इसमें आपको पहले भी मैंने बताया हूँ, पहली क्लास में, कि जो नोट करके लिखवाया था आपसे कि
कि जिन ध्वनियों की विशेषता मतलब विशेष ध्वनि ही प्रदान होगी। ठीक है, ये लाइन बार बार आएगी आपके, और ये किसके लिए आ रही है? ये कंठ तालव्य और कंठोष्ठ के लिए आ रही है। तो यहाँ देखिए, उच्चारण के आधार पर सबसे पहले कंठे पढ़ेंगे। वे स्वर जिनका उच्चारण कंठ से होता हो। तो केवल स्वरों का उच्चारण, स्वर हैं ए और आ। स्वर कौन से हैं? ए और आ, ये दो। फिर आ गया आपके तालव्य। तालव्य में भी ई ए आई, देखिए 4 और हैं, ई ए आई। वे स्वर जिनका उच्चारण करते समय जीभ का अग्रभाग तालु को स्पर्श करता हो। एक बार आप खुद से प्रयास कीजिए, मिरर के सामने खड़े हो जाए, शीशे के सामने, और ये सारे स्वर, बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, पढ़ के देखना। जब हम लोग करते थे इसको हमने पहली बार पढ़ा, तो हमने भी ऐसे मिरर में ऐसे देख के, ऐसे मुंह बना के इनको पढ़ा था, क्योंकि खुद प्रैक्टिकल ना करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। ई, तो जब आप ई बोलेंगे तब आपका जीभ आपके किस साइड जाती है, ये भी ध्यान रखें आप, है ना। अब जब व्यंजन पढ़ेंगे तब और ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाएगा ये। और ए आई, तो केवल ये ना अपनी आपकी जो जीभ है ना, ये बिल्कुल हल्का हल्का आपके तालु को टच करेगी, बिल्कुल। और फिर मूर्धन्य र, तो मूर्धन्य यानी मसूड़े, तो केवल आपकी जीभ है ना मसूड़ों को टच करेगी। री बोलते समय या र, जितना भी जैसा भी आप र बोलेंगे ना, तो र बोलते समय आपके दोनों साइड ऊपर मसूड़े टच करेंगे। और फिर आ गया ओष्ठ्य, यानी वे ध्वनियाँ जिनका उच्चारण करते समय होठों की सहायता ली जाती है, जैसे ऊ, ओ, औ। इसमें जीभ का कोई काम नहीं, इसमें केवल होठ ही करेंगे, जो कुछ करना है वो होठों को ही करना है। ये तो हो गया। अब है बारी कंठ तालव्य की। कंठ तालव्य, कंठ और तालव्य ये विशेष ध्वनियाँ हैं। कंठ, ओष्ठ्य और कंठ तालव्य ये विशेष ध्वनियाँ हैं। इनमें दो मिक्सचर आते हैं। जैसे कंठ में मैंने बताया था आपको, कंठ में ए आ, और तालव्य में ई बताया था। तो यहाँ देखिए कंठ तालव्य में क्या आएगा? ए आई। कंठ तालव्य में ए आई। क्यों बताया था? देखो लास्ट वाली क्लास देखिए आपने, यहाँ पे 1 मिनट, ये देखिए कंठे में क्या आया है? ए आ, ठीक है, और तालव्य में ए आई है, तालव्य में ए आई है। लेकिन यहाँ देखिए आप, कंठ तालव्य, वे ध्वनियाँ जिनका उच्चारण कंठ से होता हो तथा जीभ का अग्रभाग तालु को स्पर्श करता हो। 2 चीज़ें हैं यहाँ पे, कंडीशन 2 है। उच्चारण तो कंठ से हो रहा हो, ए आई, अब उच्चारण कंठ से होता हो और जीभ का अग्रभाग तालु को स्पर्श करता है, इसलिए इनको कंठ तालव्य कहा गया है। ए और आई विशेष ध्वनियाँ हैं, और इनका आगे प्रश्न भी दिया जा चुका है, तो प्रश्न से भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। कंठोष्ठ, वे स्वर जिनका उच्चारण कंठ व होठ दोनों की सहायता से होता हो। तो ये दोनों हैं ओ, औ, ठीक है। ओ प वर्ग में भी आता है और ओ ओष्ठ्य भी है, इसलिए इसे कंठोष्ठ कहा गया है। वैसे तो सारे ही स्वर कंठ से बोले जाते हैं, ठीक है, लेकिन कुछ एक ध्वनियाँ ऐसी है जो मिश्रित हैं। अब थोड़े 2-4 प्रश्न देख लेते हैं ताकि टॉपिक क्लियर हो जाए। और ये टॉपिक क्लियर करने के लिए एक सबसे बड़ा हिंट दे रही हूँ आपको। जैसे ये मैंने पढ़ा दिया, आपने कहीं और से पढ़ा, टॉपिक पढ़ते ही और आप फटाफट क्वेश्चन आंसर लगाएं, टेस्ट सीरीज़ दें, ज़्यादा से ज़्यादा आप गोले भरने की स्पीड भरें। अगर कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे रहा है तो वह इन चीज़ों में बहुत टाइम लगता है और फिर गोले भी भरने होते हैं। तो आप लोग प्रैक्टिस करते रहें क्वेश्चन मार्क की, और फिर अपनी अपनी स्क्रूटनी करते रहें कि हमारे कितने सही हुए हैं और कितने हमारे माइनस में जा रहे हैं, तो बड़ा इजी हो जाएगा। तो ये प्रश्न है, ये ध्वनियाँ हैं। प्रश्न नंबर देखिए, ए आई ध्वनियाँ हैं। अब यहाँ पर तालव्य है, ओष्ठ्य है, कंठ तालव्य है या कंठोष्ठ्य है। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि ये जो 2 है ना, ये विशेष ध्वनियाँ हैं और विशेष ध्वनि ही प्रदान होती है, इसलिए यहाँ आंसर आएगा कंठ तालव्य। ये पहले ही बता चुकी हूँ मैं। ए आई है
कंठ तालव्य। फिर नीचे देखिए सेम प्रश्न है लेकिन स्थिति दूसरी होगी प्रश्न की। तालव्य ध्वनि। अब तालव्य में ए आई, तालव्य में ए दिया हुआ है और ई भी दे रही, चूँकि ई है ना वह तालव्य है केवल, ई तालव्य है। अगर कंठ तालव्य होती तब तो अलग हो जाती बात ही। इसलिए ऑप्शन में क्या आया, देखिए री आया है, ए है, री है, आई है, ई है और ओ है। अब तालव्य ध्वनि पूछ ली यहाँ पे, तो तालव्य में तो ई आएगा। और लेकिन यहाँ पे कंठ तालव्य पूछा है, जैसे अगर यहाँ पर आ जाता कि कंठ तालव्य ध्वनि है तो इसमें केवल ए ही आता। ठीक है, इस प्रकार से बात समझने की है। ओष्ठ्य ध्वनि है, ए है, ऊ है, ओ है, ए है, आई, तो इनमें ओष्ठ्य ध्वनि कौन सी है? तो आपको पता है ओष्ठ्य ध्वनि प वर्ग में ओ रहती है, ऊ रहती है, ओ रहती है। अगर कंठोष्ठ पूछ ले तो ओ आ जाएगा। देखिए ऊ ध्वनि है, ओष्ठ्य ध्वनि। इसका राइट आंसर क्या हो गया? ऊ। देखिए यहाँ पर मैं सबके बता देती हूँ, इसका ऊ है, इसका ए है और इसका सी है। और यहाँ पर देखिए ये आपको बताना है, कमेंट में ज़रूर लिख के बताएं। मैं अभी इसका आंसर नहीं बताऊँगी, आपको देना है। ओ औ ध्वनियाँ हैं, ओ औ ध्वनियाँ हैं, 4 ऑप्शन दे दिया। ओ औ ध्वनियाँ हैं, तालव्य, ओष्ठ्य, कंठ तालव्य, कंठोष्ठ्य। ज़रूर मुझे इस प्रश्न का आंसर ज़रूर देवें। और एक सारणी मैंने बनाई है, अब आप देख लेना इस सारणी के हिसाब से भी। जैसे एक नोट करके दिया है मैंने ऊपर ही ऊपर, ये आपको ये लिख लेना है। ठीक है, ए और ओ अभ्रंश के स्वर हैं, ये आपको लिख लेना है। आई और औ अभ्रंश के स्वर हैं, इसको ऐसे पढ़ा जाता है। ठीक है, अब यहाँ आगे चलें। कंठ तालव्य व कंठोष्ठ्य को विद्वानों ने विशेष ध्वनि का दर्जा दिया है और इन दोनों को क्रमशः तालव्य व ओष्ठ्य ध्वनि से प्राथमिकता दी गई है। यानी इनको तालव्य और ओष्ठ्य ध्वनि से अलग रखा गया है। किस किस को? कंठोष्ठ्य और कंठ तालव्य को। उच्चारण, अब मैंने एक छोटी सी सारणी बना दी है यहाँ आपके लिए, बिल्कुल छोटी सी सारणी बना दी है और ये सारा मैंने आपके लिए लिखा है, आपके लिए बनाया है ताकि इजी हो जाए। देखो उच्चारण स्थान स्वरों के, कंठे में कौन से हैं? 2 हैं, 2 कौन से हैं? ए और आ। तालव्य कौन से हैं? 2 है, ई और ई। मूर्धन्य कौन सा है? 1 है, री। ओष्ठ्य कौन सा है? 2 है, ऊ और औ। अच्छा ये बड़ा हुआ है यहाँ पे, थोड़ा ध्यान रहे, ये गलती हो गई यहाँ पे, ये बड़ा ऊ कर दिया मैंने, ये यहाँ पे बड़ा ऊ भी है ऐसे। और फिर कंठ तालव्य ए आई है और कंठोष्ठ्य ओ औ है। तो यहाँ देखिए ए आई और ओ औ जो नंबर 2 और 4 है ना, वहाँ पे डुप्लीकेट ध्वनियाँ हैं ये। ठीक है, कई बार ऑप्शन में ला के आपको कंफ्यूज करने वाली बात हो जाएगी, तो मैंने स्टार लगा रखा है नंबर 5 और नंबर 6 पर। तो ए आई कंठ तालव्य है और ओ औ कंठोष्ठ्य हैं और विद्वानों के अनुसार ये विशेष ध्वनियाँ हैं, तो इन्हें प्राथमिकता दी गई है। अगर ऑप्शन में आपके कंठ तालव्य आ जाता है और ए आ जाता है तो आपको कंठ तालव्य टिक करना है। ठीक है, और ऑप्शन में कंठ तालव्य नहीं पूछ के सिंपल पूछा जाए तो जो कंठ ध्वनि है वो कंठे आएगी, जो तालव्य ध्वनि है वो तालव्य आएगी। क्लियर? अब देखिए एक डायग्राम बनाया है मैंने यहाँ पे, इस डायग्राम में ये होठ बना दिया आगे। ठीक है, ये होठ नंबर 1 पर, फिर दंते आ गया, फिर मूर्धा आ गया 3 पर, फिर वृत्स्य आ गया, फिर तालव्य आ गया, फिर जीवा आ गई, फिर 7 पे कंठे आ गया है ना। ये अंतस्थ, अंतस्थ हमारी नाभि स्थल से है। क्लियर? या और ये देखिए जीव यहाँ पर, ये यहाँ तक आती है जीव ऐसे, और ये कागली रहती है यहाँ पे गले में। अब देखिए मैं क्या कहना चाह रही हूँ कि ओष्ठ्य, ठीक है, होठ वाला, दंते हैं जो दांतों से टच कर जीभ बोल, कुछ वर्ण ऐसे निकलते हैं, भी स्वर निकलेंगे, स्वर तो नहीं निकलेंगे, वर्ण निकलेंगे। मूर्धा यानी मसूड़े, जगह बता देती हूँ मैं कहाँ कहाँ। वृत्स्य, तालुवृत्स्य, मूर्धा के इनके बीच में तालव्य, तालव्य, और फिर जीवा, और फिर कंठ, और है अंतस्थ एंड में। अंतस्थ तो आपका नाभि स्थल से जुड़ा हुआ है,
भोलानाथ तिवारी ने री स्वर को अशुद्ध बताया, अंडरलाइन कर लें। और आ तिवारी जी ने अंग्रेजी से गृहित करा, डॉक्टर वाला कॉमन, कॉलेज, कॉमन, है ना, इसको गृहित किया है। और 4 और 5 में 2 में आया हुआ है, ये देखिए। कुल मिला के मैं ये कहना चाह रही हूँ कि उच्चारण स्थान के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण हमने किया था और हमने अच्छे से पढ़ भी लिया है। ये सारी चीज़ें एक बार अच्छे से देखना आप लोग भी। अब हम अगली क्लास में पढ़ेंगे व्यंजन। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद आपको। राधे राधे, बेस्ट ऑफ लक। अच्छे से पढ़िए, 2-3 बार पढ़ के रिवीजन कीजिए। जब तक नहीं समझ में आए तब तक आप पढ़ते रहिए और क्वेश्चन आंसर करके अपनी स्क्रूटनिंग करते रहिए। धन्यवाद।